नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। तो दोस्तों 9:01 मुझे दिखाई दे रही है और जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन के साथ जुड़ जाइए। और जो बच्चे कमेंट सेक्शन के साथ या क्लास के साथ जुड़ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों की हाजिरी, आप लोगों की जो अटेंडेंस है उसका मुझे पता चल जाए और क्लास को हम बेहतरीन तरीके से शुरू करें। तो दोस्तों राधे राधे, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम और सभी देशवासियों को जय हिंद जय भारत। आप सभी और आपके परिवार के सभी सदस्य एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन होंगे बेटा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो अब एक बार सभी बच्चे क्लास के साथ जो जुड़ चुके हैं, हाँ जी हाँ जी, सभी के अंगूठे मुझे दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो कान है बेहतरीन है और बेहतरीन तरीके से सुनाई इनके अंदर चीजें देती हैं। तो आप अच्छे से चीजों को सुन पा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विशाल आ चुके हैं, जय आ चुके हैं, गौरव आ चुके हैं। बेरोजगार बालक, शायद ये बेरोजगार बालक अब बेरोजगार नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि अब उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो शायद अब अपनी आईडी का नाम भी चेंज कर लेंगे। अब जिस भी डेजिग्नेशन पर वो जाएंगे उसका उनकी आईडी के सामने नाम होगा। तो ये उम्मीद मैं हर बच्चे से करती हूँ कि अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर। भाई छोटा आ चुके हैं, महादेव, अनुज, रोशनी, मिस्टर गुड्डू, अभय, बाटा करके भी एक था। तो बेटा जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनको फाइनली एक बार नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोगों ने जो रात का खाना है वो खा लिया होगा और अब चलिए आपके प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इस प्रैक्टिस सेट को मैं बूस्टअप के तौर पर आपको देने वाली हूँ। मतलब कि पहला है तो हम लोग थोड़ी मॉडरेट या थोड़ी इजी लेवल की क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल जो है या आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंगली जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई आगे नजर आएंगी। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे रेडी होंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार टाइम टेबल दिखा देना चाहती हूँ। तो आप लोगों के, आप जानते हो एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी के लिए ये कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो इनका टाइम टेबल भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्लास के साथ बेहतरीन तरीके से जुड़ सकें और बेहतरीन कंटेंट को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों सुबह दोपहर में 2 बजे आप लोगों की रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो होता है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट आप करते हो 4 बजे शाम को। मैथ्स का आप लोगों का 8 बजे होता है प्रैक्टिस सेट, अभी इस क्लास से पहले मैथ्स का ही चल रहा था। और 9 बजे आप लोगों का साइंस का। अब साइंस में क्या करने वाले हैं हम लोग, आप लोगों को मंडे, प्यारे बच्चे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, मैं पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आप लोगों का 2 दिन होगा, मंडे और ट्यूसडे। और मैम उसके बाद वेडनेसडे, और मैडम जब हम थर्सडे की बात करते हैं तो आप लोग वेडनेसडे और थर्सडे करने वाले हो फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। एंड रेदर जो भी अब आपके दिन बचे हुए हैं जैसे कि फ्राइडे और दोस्तों सैटरडे आप लोग करने वाले हो केमिस्ट्री। तो ये आप लोगों का साइंस का शेड्यूल रहेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंगली, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली क्लास से, प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहने वाला है टाइम टेबल साइंस का। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसको शुरू कर देते हैं। और पहला प्रश्न जो कोई बच्चा मुझे बताएगा उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज करने वाली हूँ, तो फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। बेटा धन्यवाद, शुक्रिया जो भी बच्चे मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं। असल में कल मेरा बर्थडे था तो आप सभी ने बहुत बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों की तरफ से आई। तो बदले में मैं आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप खूब मेहनत कर कर एक आपकी जो ड्रीम जॉब है, आपका जो सपना है कि इस नौकरी को मुझे पाना है, उस नौकरी को आप हासिल कर पाए और एक अच्छा इंसान बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो ये मेरी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। चलिए आइए, तो पहला प्रश्न आप लोगों का, एक जटिल स्थायी ऊतक है, इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है, जल्दी से बताएंगे भाई। तो बच्चे बता रहे हैं मैडम सी आंसर सही होगा, बिल्कुल सही। जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं, जब हम लोग पादपों की बात करते हैं तो इसके अंदर आपने देखा है कि 2 तरीके के टिश्यू, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, परमानेंट की बात हो रही है, परमानेंट, तो परमानेंट को 2 पार्ट्स में बांटा है। अगर पादपों के अंदर हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, स्थायी ऊतकों की बात करते हैं, तो स्थायी ऊतकों को 2 पार्ट्स में बांटा है। एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं, आप लोग बताकर चलते हो, सिंपल यानी कि सरल,
और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। तो आपको यहाँ पर जटिल पूछ रहा है। तो जब हम लोग सरल की बात करते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा, ये सिंपल है बेटा, ठीक है, जिसके आगे मैं सरल लिख रही हूँ, एस लिख रही हूँ, मतलब सिंपल है। पैरेनकाइमा भी आपका सिंपल होता है, कोलनकाइमा भी आपका सिंपल होता है। तो ये तीन हो जाते हैं सिंपल, जबकि जो यहाँ पर जाइलम है ये एक जटिल ऊतक की तरह काम आता है। ये एक जटिल ऊतक है दोस्तों। ये जो आप लोगों का ये जाइलम होता है, ये क्या काम करता है? ये जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। तो इसका काम भी पेपर में बहुत बार आया है, जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। ये हर कोई बच्चा जानता होगा, ठीक है, कि पौधों के अंदर कौन सा ऐसा ऊतक है जो जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसका काम होता है कंडक्शन ऑफ, आप लोग बताकर चलते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, वाटर एंड मिनरल। अच्छा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कहाँ से करता है ये जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण? ये कौन बच्चा मुझे बताएगा कहाँ से करता है ये खनिज पदार्थों का स्थानांतरण? फटाफट से बताएंगे प्यारे बच्चे। तो आप लोग जल्दी से बताएं कि कहाँ से करता है। एक बच्चा कह रहा है नीचे से करता है, नीचे से बोले तो जड़ से करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कई बार आपको डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जाइलम जो होता है ये किस जगह से या पौधे के किस भाग से जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करेगा। तो आपने कहा किसी भी प्लांट के नीचे की तरफ होती है रूट्स, तो रूट से ही ये क्या करता है? स्थानांतरण, क्योंकि जड़ों का ही काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, पोषक पदार्थों को अवशोषित करना। अच्छा, जब हम जड़ों को देखते हैं, मान लीजिए ये रूट है, मान लीजिए ये रूट है बेटा, तो रूट से कुछ ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम बताओ फटाफट, क्या होता है? जड़ों से ऐसी सी कुछ संरचनाएं निकलती हैं, इनको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ बेटा। अच्छा मैम, बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ जी बेटा, तो फटाफट से बताएंगे इनको क्या कहते हैं। इनको कहा जाता है रोम, यानी इनको कहते हैं रूट हेयर। इनको कहा जाता है रूट हेयर। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको कहते हैं जड़ रोम, इनको कहा जाता है जड़ रोम, ठीक है। अच्छा, जब जड़ों की बात होती है तो यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता देना चाहती हूँ कि जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट प्लांट होते हैं, एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं, इनमें किस प्रकार की जड़ होती है? कौन बच्चा बताएगा? एक बीज पत्री मोनोकोट प्लांट जो होते हैं, इनमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? मोनोकोट के अंदर किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? फटाक से बताएंगे बेटा। हाँ, आप लोगों को मैं दो ऑप्शन देती हूँ। अच्छा, रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, या फिर आप लोग बताओगे टैप रूट यानी शंकु जड़ें पाई जाती। तो मोनोकोट के अंदर पाई जाती हैं, आपने कहा कौन सी जड़ें बेटा? फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। मोनोकोट में पाई जाती हैं रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ें मोनोकोट पौधों के अंदर पाई जाती। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन हो गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया है सही। अब कोलन काइमा जो है ये पौधों को देता है लचीलापन। कभी भी आपसे पूछे कि पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन करता है, तो पौधों के अंदर जो लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी देने का जो काम करता है वो कौन करता है? कोलन काइमा। और मैम स्क्लेरन काइमा पौधों को यांत्रिक शक्ति देता है, मैकेनिकल सपोर्ट। और पैरन काइमा क्या करता है? फूड स्टोरेज करता है, भोजन का संचय करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है a layer of wax like substance is found on the outer skin of desert plant. This substance is, तो रेगिस्तानी पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान या डिजर्ट में उगने वाले पौधे होते हैं जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जिनको आप लोग कहाँ देखते हो? रेगिस्तान। तो जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट, ठीक है, इनको कहा जाता है जीरोफिटिक, जीरोफिटिक पादप। अब ये जो जीरोफिटिक प्लांट है यहाँ पानी की कमी में उगते हैं, पानी बहुत कम है रेगिस्तान में, तो इनके ऊपर क्या होता है? एक मोम के जैसी चिकनी सी परत उग जाती है, चिकनी सी परत इनको घेर लेती है, जिसको कहते हैं क्यूटीन दोस्त, जिसको क्या कहते हैं? क्यूटीन कहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं लिग्निन होगा, बच्चे कह रहे हैं बी सेल्यूलोस होगा, पैक्टिन होगा, नहीं,
यहाँ पर सही आंसर होगा डी, बिल्कुल, इसको कहते हैं क्यूटी। अब ये जो क्यूटीन होता है ये क्यूटिकल का निर्माण करता है। क्यूटिकल, क्यूटीन किसका निर्माण करता है? उप त्वचा का निर्माण करता है, यानी ये इस तरीके से सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है क्यूटीन का? ये रेगिस्तानी पौधों के ऊपर क्यों बनती है? क्यों क्यों आखिरकार क्यों? ये इसलिए बनती है जिससे कि रेगिस्तानी पौधों के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी वाष्प के साथ उड़ ना जाए, तो ये वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। ये क्या काम करती है? वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। इसका काम होता है वाष्पोत्सर्जन को रोकना। तो रेगिस्तानी पौधों के अंदर जो पानी है वो वाष्प के रूप में ना चला जाए, तो ये क्या काम करती है? स्टॉप ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को रोकती है। ट्रांसपायरेशन तो आप जानते हो ना, पौधों के अंदर जो पानी है वो जब वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में उत्सर्जन, तो इसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन को स्टॉप करने का काम करती है क्यूटीन की जो परत होती है, ठीक है। अच्छा, लिग्निन कहाँ पाया जाता है? लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो अभी पढ़े थे ना, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं इन पर पाई जाती है, यानी कि जो दृढ़ ऊतक होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा को कहते हैं दृढ़ ऊतक, तो ये दृढ़ ऊतक पर पाई जाती है। तो लिग्निन की परत किस पर पाई जाती है? दृढ़ ऊतक पर पाई जाती है। दृढ़ ऊतक जो होते हैं डेड टिश्यू होते हैं, ये मृत ऊतक होते हैं पादपों, तो ये स्क्लेरेन्काइमा पर पाई जाती है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो पादपों की कोशिका भित्ति बनाता है दोस्तों। पादप कोशिका भित्ति, जो प्लांट होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल वॉल, वो बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज, क्लियर। और पैक्टीन आप लोग जानते हो, पैक्टीन जो होता है फलों का पका भाग होता है, फलों का पका भाग, और कई बार ये भी बनाती है पौधों की कोशिका भित्ति। तो जो फल होते हैं उनका पका भाग, राइपन पार्ट ऑफ फ्रूट, इसको क्या कह देते हैं? राइपन पार्ट ऑफ फ्रूट, राइपन पार्ट, क्लियर, राइपन पार्ट ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स होते हैं इनका पका हुआ पार्ट होता है ये, ठीक दोस्तों। तो इसी से अचार, हम लोग मुरब्बा, ये सब डालते हैं। तो फिलहाल डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हुआ यहाँ पर? सही हो गया। क्वालिटी अगर थोड़ा सा लग रहा है तो आज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कल से इस क्वालिटी को भी इम्प्रूव कराएंगे, ठीक है, कल से इस क्वालिटी को भी इम्प्रूव कराएंगे। चलो भाई आ जाओ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चे, है ना। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? विच टिश्यू फॉर्म द बार्क ऑफ कोकोनट? अब कोकोनट सबने खाया है, नारियल सबने खाया है, अच्छा भी बहुत होता है हमारी सेहत के लिए, उसका पानी भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी जंगल में, मैं तो कभी सोचती हूँ कि जैसे किसी जंगल में खो गए तो किसी को अगर नारियल का पेड़ मिल गया तो उसकी जान बच सकती है, क्योंकि नारियल के पेड़ में, नारियल जब टूटेगा तो उसके अंदर पानी भी होगा पीने के लिए और खाने के लिए मलाई भी होगी, है ना दोस्तों। तो नारियल जो है ये आपकी पोषण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो नारियल को जब छीलते हैं तो कई बार उससे ऐसे भूसा सा निकलता है बेटा, तो भूसा जब निकलता है तो वो किस प्रकार का टिश्यू है? बिल्कुल सभी बच्चे बता रहे हैं ए हो जाएगा सही, स्क्लेरेन्काइमा। तो बिल्कुल नारियल की जो भूसी होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का इस्तेमाल हम लोग और कहाँ कहाँ करते हैं? तो ये ऐसे पादप ऊतक हैं जिनका यूज हम लोग कई जगह करते हैं। इनका यूज हम लोग रस्सियां बनाने में करते हैं बेटा, रस्सियां जिनको आप कहते हो रोप्स, प्रॉप्स बनाने में करते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग ब्रश बनाने में करते हैं। तो जब आप लोग ब्रश वगैरह देखते हो इसी में करते हैं। और चारपाई पर जब आप लोग बैठते हो, ठीक है, कॉट चारपाई, उसको बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अच्छा, एरनकाइमा का क्या काम होता है? एरनकाइमा, ये एरनकाइमा क्या होते हैं? जल्दी से बताएं भाई, एरनकाइमा क्या होते हैं? तो दोस्तों, जब ये पैरनकाइमा टिश्यू पानी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब पानी वाले पौधों में पाए जाते हैं, ये जो पैरनकाइमा है, ये पैरनकाइमा जो पौधों के अंदर क्या करते हैं? भोजन संचय करते हैं। ये पैरनकाइमा क्या काम करते हैं? पौधों के अंदर भोजन संचित करते हैं बेटा। इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, इनका काम होगा स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। अब जब ये पैरनकाइमा ही पानी वाले पौधों के अंदर पाए जाएं, उसी को कहते हैं एरनकाइमा। तो एरनकाइमा होते हैं जलीय पौधों के,
ये कहाँ पाए जाते हैं? जलीय पादपों में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पैरेनकाइमा जब पानी वाले पौधों में होते हैं, जलीय पौधों में, एक्वेटिक प्लांट में होते हैं, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो पैरेनकाइमा को ही कहते हैं फिर एरनकाइमा। तो ये जलीय पादपों में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं, एरनकाइमा। अच्छा, पैरेनकाइमा और एरनकाइमा ऐसे टिश्यू हैं जिनमें सबसे ज्यादा अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, जिनमें सबसे अधिक क्या होता है बेटा? सबसे अधिक अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। ठीक है, आपने कहा सबसे ज्यादा अंतरा कोशिकीय अवकाश इनके अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा अंतर कोशिकीय अवकाश बोले तो इसका मतलब इनकी कोशिकाओं के बीच में गैप होता है। एक कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ, दूर दूर होती हैं कोशिकाएं और बीच में हवा भर जाती है, तो इनके अंदर अधिक अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। आप बताकर चलते हो मोस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटर मतलब बीच में और सेल्यूलर मतलब सेल, तो इनकी सेल के बीच बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, मोस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो भाई ठीक है बेटा, बिल्कुल जैसे मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं आपको बिल्कुल करा देती हूँ। ठीक, वैसे क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर तो कंप्लीट था बच्चा, उसमें मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं वहीं से अभी तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में फ्लोएम डैश का कार्य करता है। भाई फ्लोएम, अभी अभी हमने पौधों में जाइलम के बारे में पढ़ा था, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये ही आप लोगों के पौधों के अंदर पाए जाने वाले जटिल ऊतक होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम का काम तो हमने अभी अभी पढ़ा था, अब मुझे बताओ कि फ्लोएम का काम क्या होता है, ये आपको बताना है फटाफट। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि फ्लोएम क्या काम करता है। खनिज बहाव, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पानी का चालन, कंडक्शन ऑफ वाटर, ये तो आपने अभी देखा था कि ये दोनों काम तो जाइलम कर रहा था। भाई ये दोनों काम तो किसके थे? जाइलम के थे, ये दोनों वर्क तो। क्लियर? अब भोजन का संचालन, मूवमेंट ऑफ फूड, या तने को सहारा प्रदान। तने को सहारा तो आपने कहा स्क्लेलन काइमा, कोलन काइमा, इनका था काम, लेकिन हाँ ये वाला काम जरूर करता है जो फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब एक मजेदार बात ये है फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम का जो कंडक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है बताओ। जब हम लोग फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग फ्लोएम टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन कौन सी दिशा में ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है फूड का? जैसे कि समझना बेटा, ये एक छोटा सा पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है भाई। अब इस पेड़ की यहाँ पर ये नीचे की तरफ जड़ें हैं ऐसे। अब जड़ों ने क्या करा? पानी सोखा और जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंचा दिया। जाइलम ने पानी को ऐसे करके ऊपर की तरफ पहुंचा दिया, पूरे पेड़ के ऊपर तक पहुंचा दिया जाइलम ने पानी को। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम खाने को लेकर आ रहा है। अब खाना तो पत्तियों में बन रहा है, यहाँ बन रहा है खाना, और खाना कई बार यहाँ भी रखा हुआ होता है जड़ों में। तो फ्लोएम क्या करता है कि इस खाने को यहाँ भी पहुंचा रहा है ऊपर की तरफ, और इस खाने को नीचे की तरफ भी पहुंचा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ भी पहुंचा। तो फ्लोएम का जो काम होता है वो 2 डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ऊपर की तरफ को भी काम करेगा और नीचे की तरफ को भी काम करेगा। तो फ्लोएम जो होता है वो खाने को नीचे से ऊपर भी ले जाएगा, ऊपर से नीचे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, किस डायरेक्शन में ये खाने को पहुंचाता है, दोनों डायरेक्शन में पहुंचाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आ जाओ, तो यहाँ पर आपका हो गया है क्या? सी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वां प्रश्न। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर करेगा तो एकदम अच्छा, एकदम क्यूटी क्यूटी सा बालक होगा, लेकिन जो इसका आंसर नहीं करेगा फिर वो मुझे लिख रहा है कितना शैतान बच्चा है। और शैतान बच्चे जो होते हैं वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो उनका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पर, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तुम तो सारे के सारे क्यूट हो, सी आंसर कर रहे हो, सी फॉर क्यूट बच्चे हो तुम तो सारे के सारे, बहुत बढ़िया भाई। सी आंसर सही होगा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। अच्छा, जब पौधों के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, उस एक्स्ट्रा वाटर में जो भी मतलब जो भी पानी है वो वाष्प के रूप में जब चला जाता है वायुमंडल में वापस, उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है
वो आप मुझे एक बात बताएंगे कि जब ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है तो ट्रांसपायरेशन में पौधे कितने जल को वाष्पीकृत करते हैं? लगभग फॉर एग्जाम्पल जैसे पौधों ने अपने लिए 100% पानी पिया, अब इस 100% पानी में से 2 से 3% पानी का ही पौधे अपने लिए यूज करते हैं। अपने लिए कितना पानी उपयोग करते हैं? आपने कहा 2 से 3% पानी अपने लिए उपयोग करते हैं, है ना? तो यूज्ड वाटर कितना है यहाँ पर? आपने कहा ओनली 2 to 3%। क्लियर मैम? बाकी का रिमेनिंग जो है, बाकी का 97 से 98% वाटर वो वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। यानी कि इतना अमाउंट जो है यही वाष्प के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर द्वारा वापस वायुमंडल में चला जाता है। इतना अमाउंट जो है वो वापस ट्रांसपायरेशन की क्रिया के द्वारा पौधे वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में पर्यावरण में छोड़ देते हैं। तो कितना पानी छोड़ देते हैं? आपने कहा 97 से 98% पानी वापस छोड़ देते हैं। भैया ले लो अपना पानी, ले लो, हमें जरूरत नहीं है, हमें तो केवल 2 से 3% दे दो जिससे हम पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन दे देंगे। तो इतने अच्छे होते हैं बेटा पौधे, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, है ना? अब देखो श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन। आप लोग जानते हो आपकी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज रखा हुआ है, तो ग्लूकोज का जलना, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का जलना, यही बेसिकली हो जाता है आपका श्वसन की क्रिया, है ना? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो होगा आपकी बॉडी के अंदर, जब ये जलता है, इसी से आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। अच्छा, गैस विनिमय, एक्सचेंज, गैस रेगुलेशन आपकी बॉडी के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि गैसें जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा जाती हैं? तो आपने कहा विसरण की प्रक्रिया। हमारे शरीर में जो गैसें होती हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा जाती हैं? तो बेटा डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा। गैसें हमारी फेफड़ों के अंदर जो आदान प्रदान होता है, फेफड़ों के अंदर जो गैसें होती हैं इनका, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा होगा? आपने कहा लंग्स के द्वारा होता है, यानी कि आपने कहा विसरण की प्रक्रिया, है ना? अच्छा, हमारे फेफड़ों में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, जो गैसों का एक्सचेंज करता है? भाई ऑक्सीजन आपके अंदर ब्लड में गई और कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों से बाहर आई, ऐसा कौन है? तो फ्रैंक गेमिंग कह रहे हैं कि मैम एल्वियोलाई है, तो बिल्कुल सही बात। फेफड़ों में ऐसा कौन है जहां गैसों का आदान प्रदान होगा? आपने कहा एल्वियोलाई, जिसको कहते हैं पीकाएं, जिसको कहा जाता है कूप। ठीक ना? चले भाई आगे। उत्सर्जन तुम जानते ही हो, आपके शरीर में जो वेस्ट बनते हैं उनको जब आप बाहर निकाल देते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन के द्वारा, यानी कि अपने आप को बहुत सारे भाग में डिवाइड कर कर कौन है जो जनन करता है? यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक ये है जीव, इसी से बहुत सारे जीव बन जाते हैं, इसी से मल्टीपल फिजन हो जाता है, मतलब एक ही जीव से बहुत सारे जीव जब बन जाए। स्पायरोगायरा, बेटा क्या है स्पायरोगायरा? स्पायरोगायरा एक हरी शैवाल है, ये तो एक शैवाल है, एक एल्गी है। तो स्पायरोगायरा तो एक ग्रीन एल्गी है दोस्तों, और इसके अंदर जो जनन की क्रिया होती है वो तो खंडन द्वारा होती है। खंडन बोले तो फ्रेगमेंटेशन, इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन की क्रिया, तो इसके अंदर तो खंडन होगा, फ्रेगमेंटेशन होता है। जबकि प्लाज्मोडियम जो होगा ये करता है बहुविखंडन। बिल्कुल सही बात, प्लाज्मोडियम। अच्छा, प्लाज्मोडियम हमारे अंदर कौन सी बीमारी करता है? मलेरिया रोग, है ना? ये हमारे अंदर कौन सी बीमारी करता है? मलेरिया। तो मलेरिया रोग करने वाला जो प्लाज्मोडियम है यही अपने आप को बहुत सारे प्लाज्मोडियम में डिवाइड कर लेता है। ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनः जनन। प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनः जनन होता है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन, इसको जितने हिस्सों में काटोगे ना उतने ही नए प्लेनेरिया बना लेगा ये। तो मतलब ये शरीर के हिस्सों से अपने आप को रिपेयर करता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा के अंदर क्या होता है? मुकुलन होगा, बडिंग कहते हैं जिसको, बडिंग होगा बेटा। और हाइड्रा के अंदर आपने कहा कि मैम हाइड्रा में आप लोगों को याद रखना है रीजनरेशन भी हो, ठीक है? तो हाइड्रा के अंदर भी आपको रीजनरेशन, पुनः जनन देखने को मिलता है। तो हाइड्रा भी करता है दोस्तों पुनः जनन। ठीक, समझ में आई बात? क्लियर? ट्रांसपायरेशन भी सराउंडिंग टेम्परेचर लो होगा या हाई, जबकि हीट होने से टेम्परेचर रेट फास्ट होता है।
हाँ, जब टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेयर में तापमान ज्यादा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, तापमान कम तो वाष्पोत्सर्जन भी घट जाता है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है नंबर 7 आपके सामने है, डैश पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो दोस्तों प्लांट हार्मोन यहाँ पर कौन नहीं है आपको बताना है। हाइड्रा भी तो है मैम जी। बेटा यहाँ पर कह रहा है कि बहुविखंडन, बहुविखंडन का मतलब जो अपने आप को बहुत सारे पार्ट में बांटता है। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन की क्रिया कौन करता है, तो आप कहते हो मल्टीपल फिजन केवल प्लाज्मोडियम में होता है, हाइड्रा में होता है बडिंग यानी मुकुलन और रीजनरेशन पुनः जनन। ठीक है, ये होते हैं हाइड्रा के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आप बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही बात। एड्रेनलिन एक कैसा हार्मोन है, ये एक एनिमल हार्मोन है दोस्तों, ये एक जंतु हार्मोन है, एनिमल हार्मोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये एक कैसा हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। ये तो एक जंतुओं में हमारे अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है। और मैम इसको हम कई नाम से जानते हैं, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन। अच्छा, कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, तो शायद आप इसका ही नाम बताकर आओगे। ठीक, इसी को कहा जाता है डू और डाई। इसके बहुत सारे नाम है भाई, डू और डाई, करो या मरो हार्मोन भी इसी को कहते हैं, करो या मरो। और इसी को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट यानी कि लड़ो या उड़ो हार्मोन। तो ये सारे नाम हैं इसके, लड़ो या उड़ो। तो इनमें से कुछ भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। एड्रेनलिन जो होता है इसी को कहते हैं, ये सारे नाम इसी के हैं। अच्छा, एड्रेनलिन को कौन सी ग्लैंड निकालती है, कौन सी हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो इस हार्मोन को बनाती है। इस हार्मोन को बनाने वाली ग्रंथि का नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि। इस हार्मोन को बनाने वाली ग्रंथि है अधिवृक्क, जो आपके गुर्दों के ऊपर पाई जाती है, जिसका नाम है एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड इसको हम लोग कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों बातें, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा। आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर कुछ और हार्मोन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ऑक्सीन, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। इसको पादपों का वृद्धि हार्मोन कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं इसको, पादपों का वृद्धि हार्मोन। ये पादपों में वृद्धि करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच हार्मोन इज नोन एज अ ग्रोथ हार्मोन, तो पादपों के अंदर ग्रोथ हार्मोन इसी को कहते हैं। जिब्रेलिन, ये क्या काम करता है दोस्तों, ये अंकुरण का कार्य करता है, जर्मिनेशन का काम करता है, इसका काम होता है जर्मिनेशन। ठीक है, ये करता है जर्मिनेशन। जब आपने एक छोटा सा बीज मिट्टी में डाला, उस बीज को देखा 2-3 दिन हफ्ते भर बाद उससे एक छोटा सा पौधा निकलता है सुंदर सा, वो यही करवाता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये पत्तियां गिरा देता है बेटा, ये क्या काम करता है, पत्तियां गिराना। आया रे पतझड़ का मौसम, तो प्यारे बच्चे ये क्या करता है, लीव डाउन करता है ना। पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां गिरा देते हैं पेड़, तो उस दौरान कौन सा हार्मोन बनता है, एब्सिसिक एसिड बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो खट्टे फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। सिट्रस फ्रूट, खट्टे खट्टे, आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, मौसम्बी, खट्टे फल जो होते हैं इनके अंदर कौन सा समृद्ध विटामिन आपको देखने को मिलेगा, तो खट्टा खट्टा तो आपको पता है विटामिन सी। अब सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट से सारी जितनी भी 4 ऑप्शन में विटामिन दिख रही है इनका केमिकल नेम लिखो। मैं पहले देखूंगी फिर मैं बताऊंगी, फटाफट। विटामिन डी सबसे पहला ऑप्शन, विटामिन डी जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को खींच कर ले जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है विटामिन डी का केमिकल नेम, जल्दी बताओ। कैल्शियम को खींच कर ले जाती है, इसीलिए इसका नाम है कैल्सीफेरोल। बहुत अच्छा, कैल्सीफेरोल, इसीलिए इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। कौन सी विटामिन जिसे कैल्सीफेरोल कहते हैं, डी को। अच्छा, अगली है बी। अब बी तो बहुत सारी है मैडम, बी तो 8 विटामिन की होती है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो अगर हम इसको 1 मान ले तो हमने मान लिया इसका नाम है थायमीन, हमने मान लिया इसका नाम होता है थायमीन। ठीक है, चलो, बेरी बेरी इसकी कमी से होता है। सी का नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड।
इसको कहते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का केमिकल नेम हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा, ए जो होती है इसका केमिकल नेम हो जाता है रेटिनोल। इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है? रेटिन। इसकी कमी की वजह से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हमारे अंदर हो जाए, है ना भाई। चलो आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। पुरकिंजे फाइबर जिसको आप बोलते हो, पुरकिंजे फाइबर आर स्पेशलाइज्ड इन डैश। अब बता दो इसका। त्वचा में ग्रंथि कोशिकाओं में पाए जाते हैं पुरकिंजे फाइबर, हृदय में स्नायु तंतु में होते हैं, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में होते हैं, या रक्त में कोशिका जो होती हैं ब्लड इन सेल उनके अंदर होते हैं। तो फटाफट बताएंगे सारे बच्चे को कहाँ पर देखने को मिलते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो जब हम हमारे दिल की बात करते हैं, हाँ भाई दिल की बात कर ले थोड़ी सी, है ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिलों में ये बताओ मुझे। तो अपने दिल की बात अपने तक ही रखना किसी। लेकिन जब हम हमारे हृदय की बात करते हैं, हार्ट की बात, तो हमारे दिल के अंदर दो तरीके के फाइबर होते हैं। एक तो पुरकिंजे फाइबर होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं आपके दिल के अंदर? तो आपने कहा भाई दूसरे होते हैं हमारे दिल के अंदर, फटाफट बताओ कौन से होते हैं। तो आपका जो दिल होता है इसके अंदर आपने देखा कि एक तो पुरकिंजे फाइबर होते हैं जो ऐसे पूरे दिल तक आपका करंट लेकर जाते हैं, पूरे दिल को एक्टिव करते हैं। और बीच में एक और होते हैं जिसको आप लोग कहते हो बंडल ऑफ हिस। यहाँ पर तो आपके दिल में पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस भी आपके दिल में हो, इसको कहते हैं हिस के गुच्छे। हिस के गुच्छे, तो आपके दिल में हिस के गुच्छे भी पाए जाते हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रख, है ना। हाँ चलो आओ आगे बात करते हैं। त्वचा जो होती है आपकी, त्वचा में कितनी परतें होती हैं? कौन बच्चा बताएगा? हमारी ये जो स्किन है, ये जो हमारी त्वचा है, इसके अंदर कितनी परतें होती हैं? तो त्वचा के अंदर होती हैं 3 परतें। आपकी जो स्किन है, स्किन का अध्ययन होता है डर्मेटोलॉजी। 3 परतें आपकी त्वचा में होती। हमारी त्वचा के अंदर 3 लेयर, ठीक है। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं आपकी त्वचा। कौन कौन सी होती हैं? आपने कहा मैम आप बताकर चलते हो, डर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, ठीक, एपिडर्मिस हो गई, ये सारी आपकी त्वचा की परतें होती। चलिए आगे बात करते हैं न्यूरॉन्स। अच्छा, आपका जो मस्तिष्क होता है, आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन की यूनिट, आपके मस्तिष्क की इकाई किसको कहा जाता है? फटाफट बताओ सारे बच्चे, हमारे मस्तिष्क की इकाई किसको कहते हैं? तो आपने कहा न्यूरॉन्स को कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स यानी तंत्रिकाएं आपके मस्तिष्क की इकाई होती, तंत्रिकाएं यानी कि, क्लियर। अब रक्त का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब हम हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है इसकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो रक्त की स्टडी होती है हेमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है दोस्तों? रक्त का अध्ययन होता है, ठीक। चलिए आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग मूव ऑन करेंगे। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? अब फटाफट बताओ। जब हमारी बॉडी के अंदर हमें चोट लगती है, खून निकलता है। अब खून निकल रहा है तो खून को निकलते रहने दे क्या? नहीं भाई, बहुत मुश्किल से बनाया हमने। तो इस खून को रोकने के लिए आपका शरीर खुद ही प्रतिक्रिया करता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो रक्त को जमने में मदद करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर क्लोरीन? फटाफट बताओ जल्दी से। आरबीसी का जो जीवन काल है बिल्कुल 120 दिन होता है। अब बच्चे बता रहे हैं कैल्शियम, तो बिल्कुल सही बात। पोटेशियम नहीं बेटा, कैल्शियम। सोडियम आपके गुर्दों के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके मूत्र के अंदर है ना, आपके जो यूरिन, आपकी जो किडनी है, इनके लिए सोडियम बहुत जरूरी होता है। पोटेशियम आपकी मसल्स के लिए, आप बताकर चल रहे हो, आपकी मसल्स के लिए, आपकी पेशी के लिए और आपके दिल के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। आपका जो हार्ट होता है, दिल, इसके लिए पोटेशियम भी बहुत अच्छा है। लेकिन रक्त स्कंदन के लिए आप लोगों को कैल्शियम लेना पड़ेगा। अच्छा, जब हम रक्त स्कंदन की बात करते हैं, रक्त स्कंदन की जब हम लोग बात करेंगे, यानी कि ब्लड क्लोटिंग की जब हम लोग बात करते हैं, तो ब्लड क्लोटिंग को करने के लिए और भी बहुत से फैक्टर हैं जो काम करते हैं। ये पूरा गैंग है मिलकर जो रक्त का स्कंदन करता है चोट लगने पर। तो यहाँ पर कुछ गैंग के सदस्य कौन कौन है भाई? सबसे पहले तो विटामिन आपको पता होनी चाहिए के है, ठीक।
दूसरा यहाँ पर आपने कहा कि मैम प्लेटलेट्स होती, आपके ब्लड के अंदर जो पाई जाती हैं प्लेटलेट्स, जिनको हम लोग बिम्बाणु के नाम से जानते हैं। ठीक मैम, तीसरा यहाँ पर आपने बता ही दिया कैल्शियम होगा, और बेटा फाइब्रिन भी होता है। फाइब्रिन जो आपके घाव को ढक लेती है, एक किसके जैसी संरचना है, धागे के जैसी संरचना, ठीक है, धागे के समान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और बेटा फाइब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन ही निकालती है फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन जो होती है ये एक प्रोटीन है जो आपके रक्त के प्लाज्मा में होती है, और यही निकालती है फाइब्रिन, धागे जैसी संरचना का निर्माण यही करती है। तो ये सब रक्त स्कंदन में आपकी मदद करते हैं। क्लोरीन आप लोग जानते हो NaCl, यानी नमक जो आपकी बॉडी में है, इस रूप में क्लोरीन भी आपकी बॉडी में होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, आओ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डज नॉट फंक्शन एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन? आपके शरीर में, मैम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा। अभी कुछ हम लोग मिसलेनियस करेंगे, मैंने आपको कहा था कि कुछ बूस्टअप प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगी, उसके बाद फिर हम जो आपका टॉपिक वाइज है उसको भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी कुछ हम लोग करेंगे मिसलेनियस, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है दोस्तों। चलो, तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि आपके शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आता? बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं ए। बेटा देखो ध्यान से सुनना, पूछ रहा है कि कौन नहीं है जो आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन, तो छोटी आंत एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कोई उत्सर्जी अंग नहीं है। छोटी आंत में तो खाना पचता है और वहीं एब्जॉर्ब होता है, सारे पोषक पदार्थ तुम्हारी छोटी आंत ही एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो तुम्हारी त्वचा है ये पसीना निकालती है, पसीना जिसमें अतिरिक्त मात्रा में नमक होता है बाहर निकलता है। तो त्वचा आपकी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। आपकी बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करती है, मल को निकालने का काम। मल जो होता है वो बड़ी आंत में रखा रहता है, फीसस, और यहीं से फिर वो आपकी बॉडी से आपकी बड़ी आंत के रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर, ठीक। और फेफड़े जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर छोटी आंत कोई अवशेषी, कोई आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये सब है, ठीक। अगर मैं और बताऊं तो लीवर, लीवर भी आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। यकृत जो होता है, यकृत क्या निकालता है दोस्तों, यूरिया, यकृत यूरिया को बाहर करता है। और अगर मैं सबसे बड़े उत्सर्जी अंग की बात करूं जो सबसे मुख्य है आपके शरीर में, तो वो तो आपकी किडनी हो जाती है, वो तो आपके गुर्दे हो जाते हैं। गुर्दे जो कि क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, और आपके शरीर से जो मूत्र होता है उसको बाहर निकाल, यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं आपके शरीर से, है ना भाई। सबसे मुख्य गुर्दे हैं, गुर्दे दो होते हैं बिल्कुल, और ये किडनी के जो किडनी है ना, ये होती हैं किसके समान, राजमा के समान। राजमा भूरे और आप लोगों के लाल भूरे रंग की होती हैं आपकी जो किडनी होती है, ठीक है। चलो, है ना, इस क्वेश्चन में फंस गए फंसना नहीं है भाई बेटा कहीं भी आपको। आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। भाई फैट यानी आप जो घी खा रहे हो, आप जो तेल खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में जा रहा है, आपकी छोटी आंत में गया, छोटी आंत में वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो उसके पाचन के लिए कौन आपके शरीर में है, पित्त लवण है, पेप्सिन है, HCl है, विटामिन के या ट्रिप्सिन है? फटाफट बताओ सारे बच्चे। तो यहाँ पर मुझे कुछ बच्चों का तो ए मिल रहा है, कुछ बच्चे यहाँ बी के साथ भी जा रहे हैं। भाई बी के साथ क्यों जा रहे हो, पेप्सी पियो और मौज उड़ाओ, बी के साथ क्यों जा रहे हो? मैंने कहा था जिसके भी नाम के पीछे सीन है वो तो प्रोटीन को पचाएगा, तो इसका तो फैट से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा बेटा, ये तो प्रोटीन को पचाने का काम करेगा, इसका काम तो होता है प्रोटीन पाचन। तो ये तो प्रोटीन को पचाएगा ना, ये भी प्रोटीन को पचाएगा, क्योंकि इनके नाम के पीछे तो सिंसिन आ रहा है। अब यहाँ पर जो पित्त लवण है ये पचाता है किसको, वसा को। बाकी HCl जो होता है ये तो आप लोगों का आपने देखा है, ये खाने को अम्लीय बनाता है, और इसको जगाने का काम करता है पेप्सिन को। पेट में बनता है HCl, पेट में जो पेप्सिन बन रहा है, पेप्सिन को जगाता है HCl जाकर कि भैया उठ जा, प्रोटीन आ गई, इसे पचा।
तो अब यहाँ पे आपने देखा विटामिन के तो अलग है, विटामिन के तो आप लोगों के रक्त का स्कंदन करने में मदद आती है, तो बाइल सोल्ट यानी पित्त लवण। अच्छा, एक चीज होती है बाइल जूस, ये कहाँ से निकलता है आपके शरीर में बताओ? जो पितरस है ये आपके शरीर में कहाँ से आता है? तो ये आता है तुम्हारे यकृत से, ये आता है तुम लोगों के लीवर से, जो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, अब ये जो पितरस होता है इसी के अंदर पाए जाते हैं कुछ सोल्ट, इसी के अंदर पाए जाते हैं कुछ लवण जिन्हें कहते हैं पित्त लवण यानी कि बाइल सोल्ट। सोल्ट यही आपकी घी तेल को पचाने का काम करता है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और बताओ जल्दी से आप लोग कि ये जो पितरस है ये आपके शरीर में इकट्ठा कहाँ होता है? तुम्हारा लीवर जो है ना वो डेली इसको 600 ml निकालता है, यानी 1 से 1.5 कप ये डेली आपके शरीर में बनता है। अब इतना बन रहा है तो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? कहाँ इकट्ठा हो रहा है जल्दी से बताओ? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल। तो पितरस जो होता है इसका संचय हम लोग कहाँ करते हैं, इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो पितरस का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, ये इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में आप लोगों के पित्ताशय के अंदर। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? Which of the following help in preventing the mixing of oxygenated blood and carbon dioxide rich blood in the heart? अब आपका दिल है, आपको पता है आपके दिल के अंदर दोनों तरीके के खून रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझाऊं, देखो ये है दिल, दिल तो है दिल, चलो भाई ये तुम्हारा दिल है। अब तुम्हें पता है तुम्हारे दिल को बीच में से एक पेशी है जो डिवाइड करती है, ये रही सेप्टम पेशी, आपके दिल को 2-4 भागों में डिवाइड कर रही है। अब आपको पता है आपके दिल की ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड जहाँ नीला नीला मैं बना रही हूँ, ये गंदा खून है आपके दिल। ये कैसा खून है बच्चों? ये इस साइड में गंदा खून है और इस साइड में आपके दिल में अच्छा खून हो। तो आपका दिल दोनों, मतलब आपके दिल में दोनों तरीके के ब्लड है, गंदा ब्लड है, अच्छा ब्लड है। यहाँ पर आप लोगों का इम्प्योर ब्लड है, ये है ना, ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड, इसको आप लोग कहते हो ये इम्प्योर ब्लड है, गंदा खून है ये, और जबकि ये प्योर ब्लड है। तो ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपके खून दिल के अंदर अलग अलग है, कभी मिल नहीं रहे हैं आपस में ना, ये इधर नहीं आ रहा है, ये इधर नहीं जा रहा है। तो इसको अलग अलग करने का काम कौन कर रही है? एक पेशी ये काम कर रही है, और जिस पेशी को मैं बना रही हूँ पिंक कलर से, तो एक मसल ये काम कर रही है बेटा, यही मसल है आपकी सेप्टम। तो इस सेप्टम ने आपके दिल को बांटा हुआ है 4 भागों में, और यही आपके दिल को, आपके दिल के अंदर जो ब्लड है उसको अलग अलग करने का काम कर रही है। तो आयोटिक कपाट ये तो नहीं करती, ये तो आयोटिक वाल्व है जो आपकी महाधमनी में खून को भेजने का काम करती है। त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट जो होती है इनका काम होता है बैक फ्लो को रोकना, आपके खून के बैक फ्लो को रोकती है, बैक फ्लो को स्टॉप करती हैं। भाई खून वापस देखो, अलिंद ऊपर होते हैं, निलय नीचे होते हैं, अलिंद से खून निलय में आता है, अब वापस निलय से खून अलिंद में ना चला जाए, बैक फ्लो को रोकता है। तो ये क्या रोकता है? बैक फ्लो को रोकता है। अब यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, कक्षों के बीच में जो भित्ति है वही भित्ति आपके दिल के अंदर खून को अलग अलग करने का काम करती है। ठीक है ना। अच्छा, पुलमेनरी फुफ्फुसीय कपाट, तो ये तो हार्ट तक आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, फेफड़ों में खून को पहुंचाने का काम करती है। तो आ जाओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अच्छा जब दिल की बात हुई है तो मैं कैसे छोड़ दूं, तुम मेरा दिमाग मान नहीं रहा है। दिल का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं बताओ जल्दी सारे बच्चे, खुश होकर बताना भाई। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन जल्दी से बताओ। स्टडी ऑफ हार्ट, आपके दिल का अध्ययन क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट क्या होती है फटाफट से बताओ। कार्डियोलॉजी का मतलब बहुत दिल वाले हो, कार्डियोलॉजी, बिल्कुल दिल का अध्ययन होता है कार्डियोलॉजी, और दिल के जो डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? इसका भी आंसर मुझे लग रहा है क्लास का बच्चा बच्चा जानता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हो जल्दी से बता दो कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं?
कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात। तो सी ऑप्शन यहाँ है, तो आपने कहा सी यहाँ पर सही हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, राइबोसोम जो होते हैं मैम, इनको क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। भाई इनमें भरमार है प्रोटीन की, इनको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन की फैक्ट्री है? तो आपने कहा राइबोसोम, इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। आगे बात करी गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को कहते हैं डाकघर। ये क्या है? कोशिका का डाकघर है। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस इसको कहते हैं। केंद्रक तो भैया मास्टर है, मास्टर पूरी कोशिका का, तो इसको तो कोशिका का मास्टर कहा जाता है केंद्रक। और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है आप लोगों का सी आंसर सही। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड का एक, मोनोसेकेराइड शर्करा का एक रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड शुगर? बताएंगे जल्दी से। एक सिरा हाँ बताओ जल्दी से, कौन सा यहाँ पर मोनोसेकेराइड शर्करा का रूप नहीं है? फटाफट बताओ। लाइसोसोम के निर्माण में भी यूज होती है गोल्गी बॉडी, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपको याद है, बहुत बढ़िया। तो आप बताएं जल्दी से, अगर कहिए आपको मोनोसेकेराइड, ये किसका रूप होते हैं बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। मोनोसेकेराइड एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हो, आपकी सब्जियों में, फलों में, रोटी में, मिठाई में, दूध में, सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का ही रूप होते हैं ये मोनोसेकेराइड। तो गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, जबकि माल्टोज बेटा एक डाइसेकेराइड। ये किसका एग्जाम्पल है? एक डाइसेकेराइड का। तो माल्टोज तो डाइसेकेराइड है। आपको तो कह रहा है कि कौन यहाँ पर मोनोसेकेराइड नहीं है, तो भाई मोनोसेकेराइड नहीं है यहाँ पर कौन? माल्टोज। ये तो एक डाइसेकेराइड है, और माल्टोज अनाजों में पाई जाती है। ये अनाजों की शर्करा है बेटा, इसको हम लोग अनाजों की शर्करा कहते हैं। यानी कि जब हम अनाज खाते हैं, सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स शुगर है, सीरियल्स, सीरियल्स वो वाले नहीं है कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास कभी बहू। तो प्यारे बच्चे, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब। ठीक है, तो सीरियल्स का मतलब हो जाता है जो आप लोग अनाज खाते हो, चावल, बाजरा, ये सब। क्लियर? चलो, अब कभी पेपर में आ जाए कि सीरियल्स में पाई जाने वाली, तो तुम्हारा दिमाग वहीं जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। गैलेक्टोज जो होती है इसको आप लोग ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन शुगर, मस्तिष्क की शर्करा। ठीक है, मस्तिष्क शर्करा, मस्तिष्क की शर्करा वैसे ग्लूकोज को भी कहते हैं, लेकिन गैलेक्टोज ज्यादा प्रेफर करता है। ग्लूकोज जो होती है ये आपकी कोशिकाओं का ईंधन है बेटा, इसको कहते हैं कोशिकीय ईंधन। आपकी जो कोशिकाएं है वो इसी से क्या लेती हैं? इसी से लेती हैं ऊर्जा, फुल ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, और फ्रक्टोज फलों की शर्करा है, ये फलों में मिठास लाती है। फल जो मीठे होते हैं, जैसे अभी आप लोग खा रहे हो आम, बड़े मीठे हैं, तो उनमें जो मिठास है वो इसी के कारण है। तो इसको कहते हैं फ्रूट शुगर, इसको कहते हैं हम लोग फ्रूट। क्लियर? समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वभक्षी है? भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोरस? एक सर्वभक्षी किसको कहा गया है? ओमनीवोरस हम लोग किसको कहते हैं? बताओ। चींटी हो गई, चूहा हो गया, भालू हो गया, सांप हो गया। सर्वभक्षी ओमनीवोरस वो है जो बेटा मांस भी खा लेते हैं, ठीक, और दोस्तों हम लोग बताते हैं वनस्पति भी खा लेते हैं, मांस भी और वनस्पति भी खा लेते हैं। तो यानी कि मीट भी खा लेते हैं, और आपने कहा वेजिटेबल भी खा लेते हैं। तो आप लोग बताते हो यहाँ पर कौन है? बच्चे कह रहे हैं भालू। बेटा भालू नहीं, चींटी होगा, चींटी। क्यों मैडम जी? देखो भालू तो शहद खाता है, लेकिन ज्यादातर वो मांस ही खाता है। हमने तो कहानियों में सुना है भालू को शहद बहुत पसंद है, हमने देखा नहीं है कभी कि भालू खा रहा है कहीं शहद चढ़कर, मधुमक्खी का छत्ता तोड़कर शहद खा रहा है। बेसिकली वो मछली या मांस वगैरह ही खाता है। लेकिन चींटियां हमने देखी, अब हमने कहीं रोटी रख दी, अब रोटी तो गेहूं की है, उस पर चींटियां आ जाती है, खा जाती है सारी रोटी को। हमारे आसपास कोई चूहा मरा पड़ा है, उस चूहे की डेड बॉडी को खा जाएंगी चींटियां। तो चींटियां पत्ते खा जाती हैं बेटा पौधों के,
तो चींटियां ओमनीवोरस है, तो यहाँ पर जो सही आंसर माना गया है वो चींटी। अच्छा, चींटी किस में आती है? ये कीट वर्ग में आती है, कीट, ये इंसेक्ट होती है, कीट वर्ग में आती है बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। भाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो माता पिता का योगदान कितना होगा? अपने जीन्स का आधा हिस्सा देते हैं वो बच्चों को, अपने जीन का 3/4 हिस्सा देते हैं, सभी यहाँ पर सभी के सभी जीन दे देते हैं, या अपने जीन का 1/4 हिस्सा देते हैं। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी बच्चे का निर्माण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, माता पिता के आधे जीन जाते हैं बच्चे में, आधे पिता के आधे माता के। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें किस तंत्रों की समन्वित गति है? मूवमेंट इन मोस्ट एनिमल इज अ कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। भाई आपके शरीर के अंदर जो आप लोग हाथ पैरों को हिलाते हो, आपका दिमाग काम करता है, ये सारी गतियां मिलकर कि कौन कौन से अंग है जो आप लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं? तो केवल आपका मस्कुलर सिस्टम, या आपका कंकाल तंत्र और आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, केवल आपका नर्वस सिस्टम है, या पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। तो किन अंगों में तंत्रों की समन्वित गति है? मूवमेंट इन मोस्ट एनिमल इज अ कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जल्दी से आप लोग बताकर चलेंगे कौन सा होगा सही। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्टिविटी की बात करते हैं, मूवमेंट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी की जब बात होती है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही माना जाता है। कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र मिलकर, कंकाल तंत्र का ही तो पार्ट हो जाता है मस्कुलर सिस्टम भी। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो, बी यहाँ पर सही होगा, समन्वित, एक साथ कोऑर्डिनेट कर कर चलते हैं आपकी बॉडी। तो आपने कहा बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, में दोहरा परिसंचरण नहीं होता, डबल सर्कुलेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन। डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं है बताओ? डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि भाई दिल में 2 बार खून आएगा, एक तरफ से गंदा खून, एक तरफ से अच्छा खून, फिर गंदा खून, फिर अच्छा खून, ऐसे खून आता रहता है आपके दिल में, ऐसे खून आता रहता है, दिल में 2 बार खून आता है, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो आपने कहा कि डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं मिलता? मछली में नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात। मछलियों में होता है एकल परिसंचरण, मछलियों में एकल परिसंचरण पाया जाता है। मछलियों के अंदर होता है सिंगल सर्कुलेशन, मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है ना? अब मेंढक में, गरुड़ में, सर्पों में, सब में डबल होता है, हमारे अंदर भी डबल है, बस मछलियों में एकल होता है, याद रखो। आओ आगे बात करेंगे। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रिलेटिवली बिग स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पर छोटी आंत किसकी ज्यादा लंबी होगी? तो बिल्कुल काऊ की, क्योंकि काऊ, गाय हमारी माता है और गाय खाती है घास बेटा। घास होती है एक वनस्पति, यानी कि जो भी वनस्पति खाते हैं, जो भी शाकाहारी जीव है, वनस्पति को पचाने में ज्यादा मशक्कत लगती है हमारे शरीर, तो इसलिए हम तो वनस्पति पचा ही नहीं पाते, सेल्यूलोस वगैरह हमारे शरीर में पचता ही नहीं है। लेकिन गाय वगैरह जो है ये तो ज्यादा वही खाती है घास वगैरह ज्यादा, तो इनकी बड़ी छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है। बाकी सब क्या है, ये मांस भी खा सकते हैं, तो इनकी छोटी आंत छोटी होती है, लेकिन शाकाहारी की छोटी आंत काफी लंबी है। आओ आगे बात करेंगे। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। बेटा भ्रूण, एक बच्चा जो होता है जब वो माता के गर्भ में पलता है, उसके आंख, नाक, हाथ, पैर, ऑर्गन धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं, तो उसको कहते हैं भ्रूण। तो ये भ्रूण कहाँ पनपता है? जल्दी बताओ कहाँ पनपता है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर बी के साथ चल रहे हैं बेटा। 21 का ए भी बता रहे हैं बच्चे और बी, तो बिल्कुल ए होगा सही। यूट्रस, यूट्रस जो होता है इसी के अंदर एक बालक का विकास होता है। गर्भाशय गिरवा, सर्विक्स वो जगह है जिससे किसी बालक का 9 महीने के बाद निकास होगा, यानी यहीं से बच्चा बर्थ करता है ना? ये यूरेटर आपके गुर्दों से संबंधित संरचना, ये आपकी किडनी से संबंधित स्ट्रक्चर होती है, आपके गुर्दों से संबंधित संरचना। फैलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों निषेचन, अंडाणु और शुक्राणु यही मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ईआर भी कहते हैं जिन्हें। ये दो तरीके के होते हैं, रफ होता है एक तो रफ ईआर, खुरदरा ईआर जिसको कहते हैं, खुरदरा, जिसपे राइबोसोम चिपके होते हैं, ऐसे ऐसे खुरदरे लगते हैं। और एक होता है स्मूथ, यानी चिकनी अंतःद्रव्य जाली। एक होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका स्मूथ। तो स्मूथ जो होती है तो लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड। और मैडम जी वसा जिसको कहते हैं, फैट। और ये जो रफ होते हैं ये किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिया ही हुआ नहीं है, एंजाइम का निर्माण करना नहीं, शर्करा का निर्माण नहीं, कोशिका को ढांचा, बिल्कुल मैंने कहा था इसको कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। वे कोशिका का ढांचा तैयार करता है। बहुत बढ़िया, आओ अगला प्रश्न। कोशिकाओं में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी का विखंडन कहाँ होता है? वेयर डज दिस इंटीग्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O टेक प्लेस इन द सेल? तो एक कोशिका में जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का टूटना, ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यही होता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है ना, जिसको पावर हाउस कहते हैं। दोहरी झिल्ली से बना कोशिकांग है, इसी के अंदर ATP बनते हैं। अच्छा, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। इसको कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। साइडल बैग इसको कहा जाता है, साइडल बैग। ठीक, नेक्स्ट। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो बेटा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बताओ किसकी जरूरत होती है? कौन सी आपकी बॉडी का पार्ट है जो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाता है? तो आपने कहा था सेरिबेलम। ये मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाता है। इसको हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन। इसको कहा जाता है छोटा दिमाग। इसको क्या कहते हैं बच्चा? छोटा दिमाग कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब जो ये सेरिब्रम होता है, यहाँ आप लोगों का जो IQ है, आपकी बुद्धि, वो डिसाइड होती है। तो आप जो भी चीज़ों को सीखते हो वो आपका सेरिब्रम आपको सीखता है। मेरुरज्जु जो है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स रिएक्शन, ये रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे कि आपके गर्म बर्तन को छूकर हाथ पीछे करना, में लार आना, है ना, कांटा चुभकर चीख निकल जाना, ये। और बेटा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हाँ, शराब पीने से भी जो सेरिब्रम है, सेरिबेलम जो है ये प्रभावित होता है आपका, सेरिबेलम। 25वां प्रश्न है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग इन द सेल? अब डाइजेस्टिव बैग ये होता है कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं डाइजेस्टिव बैग, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं बेटा इसके अंदर। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ये खराब प्रोटीन को पचाते हैं, है ना, हाइड्रोलिटिक। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम या विकार खराब प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। और खराब प्रोटीन जब पच जाती है तो प्यारे दोस्तों यहाँ इसीलिए इनको कहते हैं डाइजेस्टिव बैग, लाइसोसोम, ठीक है। आज की क्लास का दोस्तों होमवर्क प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन है रक्त के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ये होमवर्क प्रश्न है आपका, आपको बताना है WBC, प्लेटलेट्स, RBC या प्लाज्मा। क्लास कैसी लगी? 25 क्वेश्चन आपने करे, कितने आपके सही रहे? कितना आपका स्कोर रहा? इजी क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का था, तो आप लोगों ने वो भी जरूर कर लिया होगा। तो मिलते हैं कल फिर से बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ बच्चों। तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर भी कीजिएगा कि ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको भी जरूर बताइए। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।